स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे ऋण को लेकर कि आखिरकार हिमाचल सरकार पर कितना कर्जा हो गया है, इसमें सुक्खू सरकार की ओर से कितना ऋण लिया गया है और इसके बाद कितनी लिमिट बच रही है। ये पूरा ब्यौरा आज इस बुलेटिन में हम आपको देने वाले हैं। दूसरी बात विधायकों को लेकर और कर्मचारियों पर करेंगे, क्योंकि काले बिल्ले बांधकर अब ये रोष प्रदर्शन अपना दिखा रहे हैं। कर्मचारियों ने तो पहले ही ये काले बिल्ले बांध दिए थे और अपने कार्यालयों में काले बिल्ले लगाकर ही इनकी ओर से कार्य किया जा रहा है, लेकिन आज भाजपा के विधायक भी काले बिल्ले लगाकर ही नजर आए हैं। फिलहाल किस मुद्दे की वजह से, क्या इनकी ओर से जानकारी दी गई है और मॉनसून सत्र में आज क्या कुछ खास रहा है, चौथा दिन था, इस बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से एक और ऐलान किया गया है कि ये ईडी और सीबीआई को पत्र लिखने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की सिक्योरिटी से संबंधित ये पत्र लिखा जा रहा है। आखिरकार क्या पूरा माजरा है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ के आसार जताए गए हैं। खासतौर पर शिमला, सिरमौर में ये चेतावनी दी गई है और मंडी में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। अगले 24 घंटे काफी भारी रह सकते हैं, क्योंकि मौसम खराब रहने वाला है, इसीलिए सावधानी बरते, सतर्क रहे, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है। देखिए, दूसरी बात शिमला में नुकसान को लेकर करेंगे, क्योंकि जिला शिमला में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। 31 जुलाई को जब बादल फटा था तो समेज गांव पूरी तरह से बहकर रह गया था। 36 लोग लापता बताए गए थे। एक दफा फिर रामपुर की ही ये जानकारी सामने आई है, जहां तकलेश में पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया है। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां से जो वाहन गुजर रहा था, वाहन चालक ने अपनी गाड़ी बैक कर दी थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई है। हालांकि गाड़ी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पीछे से जो वाहन आ रहा था, वाहन में बैठे व्यक्ति ने ये वीडियो बनाई और अभी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ये वायरल भी हो रही है। देखिए, आज मॉनसून सेशन के दौरान क्या कुछ हुआ है, ये भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा हलचल देखने के लिए मिली है। भाजपाइयों की ओर से 2 बार वॉकआउट किया गया, एक बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया और तो और काले बिल्ले लगाकर भी आज ये सदन के भीतर आए थे। फिलहाल शुरू से आपको पूरी जानकारी देते हैं। प्रश्नकाल में ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से यह सवाल किया गया था कि थुनाग में कॉलेज भवन निर्माण को लेकर बात कहां पहुंची है। इस पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से जवाब दिया गया, लेकिन जवाब से असंतुष्ट रहे भाजपाई और जिसके बाद इन्होंने प्रदर्शन किया, ये सदन से बाहर आ गए थे। हालांकि पहले सदन के भीतर भी कई देर तक नारेबाजी करते रहे, फिर बाहर आकर भी नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही। इनका कहना था कोई भी भवन निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है इस सरकार में, सिर्फ डी नोटिफाई संस्थानों को किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो उचित तौर पर उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता है, महज विपक्ष के सवालों को टालने की कोशिश हो रही है। ये देखिए, प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आ गए थे, इसे वॉकआउट नहीं माना जा सकता, केवल प्रदर्शन ही भाजपाइयों का माना जा रहा है क्योंकि 2 भाजपा के एमएलएज उस वक्त सदन के भीतर ही बैठे थे। फिर दूसरा मुद्दा तब गरमाया जब यहां भाजपा विधायक अनिल शर्मा की ओर से यह सवाल किया गया कि मंडी को स्मार्ट सिटी कब बनाया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से ये अनाउंसमेंट की गई है, तो आखिरकार कब तक पूरी होने वाली है। इस पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जवाब दिया। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसलिए जवाब दिया क्योंकि जो विक्रमादित्य सिंह है वो मौजूद नहीं थे सदन में, और यहाँ अनिरुद्ध सिंह का ये कहना था कि ये केंद्र सरकार की योजना है, ना कि हिमाचल सरकार की योजना। इस वजह से फिलहाल सरकार इस पर कोई विचार अभी नहीं कर रही है और ना ही ये सरकार की योजना है। इस पर राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई थी। विपक्ष का ये कहना था कि इस तरह के ऐलान किए क्यों जाते हैं जब वो पूरे ही मंत्री नहीं कर सकते हैं। पूरी सरकार में ही ये हालात है, फिर चाहे बात मुख्यमंत्री की करे, अन्य मंत्रियों की करे, ऐलान बड़े बड़े करते हैं, लेकिन बाद में जब पूरा करने की बात आती है तो केंद्र सरकार पर ही पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। इस पर काफी ज्यादा विरोध जताया गया, सदन में नोकझोंक भी हुई और ठीक इसके बाद फिर भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की ओर से एक और मुद्दा उठाया गया, जिसमें उनका कहना था कि जिस वक्त पिछली बार बजट सत्र के दौरान, यानी कि जब राज्यसभा सांसद का चुनाव हो रहा था, तो फिर एक स्टेटमेंट यहां दी गई
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से और उस स्टेटमेंट को उन्हें वापस लेना होगा। दरअसल इस स्टेटमेंट में ये कहा गया था विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कि 6 के सर कलम कर दिए गए हैं और 3 के आरी के नीचे हैं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल विधानसभा अध्यक्ष नहीं कर सकते हैं। वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं और उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। ये भाजपाइयों ने कहा। अपने शब्द को क्या वो वापस लेंगे, ये सवाल जब पूछा गया विधानसभा अध्यक्ष से तो उनका ये कहना था, उन्होंने कानून के दायरे में रहकर ही सभी बातें कही हैं। सदन के बाहर उनका भी अपना एक अधिकार क्षेत्र है, सदन के बाहर वो भी कुछ कह सकते हैं। हालांकि सदन के भीतर रहकर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है या विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हुए भी उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। इस वजह से वो अपने शब्द वापस नहीं लेंगे। वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। इसी बात पर माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया और फिर पहला वॉकआउट आज का किया गया विपक्ष की ओर से। इससे पहले प्रोटेस्ट किया गया था और वो थुनाग में कॉलेज भवन निर्माण को लेकर किया गया, क्योंकि जवाब जो दिया राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने उससे सहमत नहीं था विपक्ष। दूसरा मुद्दा ये गर्मा गया, जो विधानसभा अध्यक्ष अपने ही बयान पर आज क्योंकि घिरते हुए नजर आए हैं। ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी जब राज्यसभा सांसद का चुनाव होना था, सरकार अस्थिर हो गई थी और बाद में किसी तरह से सरकार बच गई, क्योंकि ये चर्चाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि हिमाचल प्रदेश में फिर से सत्ता परिवर्तन होने वाला है। लेकिन सरकार बच गई और अस्थिर होते होते स्थिर कर दी गई और इस बात का पूरा क्रेडिट विधानसभा अध्यक्ष को ही उस वक्त कहीं ना कहीं दिया जा रहा था और यही स्टेटमेंट फिर उनकी ओर से दे दी गई थी, जिसका वीडियो भी आज भाजपाइयों की ओर से दिखाया जा रहा था। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो भी उन्होंने निर्णय लिए हैं कानूनी दृष्टि से ही लिए हैं, कानून को मद्देनजर रखते हुए लिए हैं और अब तो अदालत ने भी उनके निर्णय को अप्रूव कर दिया है, तो उनके फैसलों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो सदन के बाहर कहा है, वो भी किसी पार्टी से संबंधित है, एक पॉलिटिशियन है और उनके भी कुछ अधिकार हैं, तो उसी दायरे में उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने कोई गलत शब्द नहीं कहे हैं, इसलिए वो अपने शब्द वापस नहीं लेंगे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत दरअसल ये आईडी लखनपाल की ओर से मामला उठाया गया था। उन्होंने चर्चा की मांग इस पर रखी थी और विधानसभा अध्यक्ष ने इनकार कर दिया कि वो इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं है। सदन के बाहर कोई भी बात विधानसभा अध्यक्ष कह सकते हैं, वो भी एक पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं। तो इस पर माहौल काफी ज्यादा गर्माया और ये वॉकआउट किया गया फिर विपक्षी दल की ओर से और इसी मुद्दे को लेकर दूसरी बार फिर वॉकआउट किया गया। दरअसल आफ्टर लंच ब्रेक ये काले बिल्ले बांधकर सदन में गए थे और इन्होंने फिर अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन ऐसे ही तर्क आगे से विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो जानते हैं कानून क्या कहता है, सदन के नियमों का उन्हें ख्याल है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत किसी भी प्रकार से यहाँ चर्चा नहीं मिलने वाली है। तो इस पर फिर से माहौल गरमाया और काले बिल्ले बांधकर ही यहाँ विपक्षी दल बाहर आ गया था, यानी कि जितने भी विधायक हैं भाजपा के वो फिर सरकार के खिलाफ नारे लगाते लगाते बाहर पहुंच गए थे और वो दूसरी बार एक तरह से उनका वॉकआउट माना जा रहा है। आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत एक मामला और नेता प्रतिपक्ष की ओर से उठाया गया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से यह सवाल किया गया है कि आखिरकार निगरानी उनके ऊपर क्यों रखी जा रही है। ये रामचंद्र चौक में स्थित उनके सरकारी आवास पर निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन उड़ाया जा रहा है। बात महज आज की या पिछले कल की नहीं है, बल्कि पिछले 7 दिनों से ड्रोन के माध्यम से निगरानी हो रही है और दरवाजे खिड़की तक भी ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखने का सिलसिला जारी है। अब इससे वो परेशान हो गए हैं। उनके परिवार की और उनकी निजता का हनन यहाँ पर किया जा रहा है। पहले फोन टेप किए जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग्स निकाली जाती हैं और अब यहाँ पर खुले तौर पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उन्होंने चर्चा की मांग उठाई थी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस पर आश्वासन ये दिया है कि वो पूरे मामले की जांच करवाएंगे और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने अधिकारियों को भी ये नसीहत दे दी है कि वो अपनी सीमाएं ना लांघे, अपनी सीमाओं में रहकर ही काम करे। सरकार बदलती रहती है, अधिकारी बाद में भी वहीं रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि अपने कार्यों को उचित ढंग से करे और राजनीतिक दबाव में ना आए। पहली बात तो ये कह दी गई और दूसरी बात नेता प्रतिपक्ष ने ये कही, जो पिछले 7 दिन से इनके सरकारी आवास पर ड्रोन उड़ाया जा रहा है, जब इन्होंने पता किया कि ड्रोन उड़ कहां से रहा है तो साथ लगते पुलिस ऑफिसर के रेजिडेंस से ही उड़ाया जा रहा था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है और यहाँ उन्होंने पुलिस ऑफिसर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ नसीहत भी दे दी है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि जब इससे पहले बजट सत्र के दौरान सरकार अस्थिर हो गई थी तो कुछ लोगों की ड्यूटी बेवजह ही उनके आवास के बाहर लगा दी गई थी।
बार बार फोन टेप करने की हरकत भी सरकार की ओर से होती है, जो कि ठीक नहीं है। और 8-8 घंटे तक पुलिस थाने में बिठाया जाता है पूर्व विधायकों को, और विधायकों को उन्हें टॉर्चर करने के लिए। जब वो वापस लौट जाते हैं तो आधे रास्ते से फिर पुलिस उन्हें बुला देती है। अधिकारियों को धैर्य रखकर और राजनीतिक दबाव में ना आकर अपना काम करना चाहिए। अपनी सीमाएं अगर ये लांघेंगे तो कल तक इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे, सीधे तौर पर संकेत आज दिए गए हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से। और उनकी निजता का हनन हो रहा है, ये भी बात कही। हालांकि देखिए, इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने तो क्लैरिटी से अपनी बात कह दी थी। उनका ये मानना था कि बिल्कुल वो पूरे इस मामले की जांच करवाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये कहा है कि हो सकता है ये जांच सरकार नहीं बल्कि पुलिस की ओर से ही की जा रही हो, सीबीआई की ओर से या ईडी की ओर से ये जांच करवाई जा रही हो। लेकिन जो भी हो, नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा का जिम्मा सरकार के पास है, इसलिए वो इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी को अपनी तरफ से पत्र जारी करेंगे कि आखिरकार ये निगरानी कौन कर रहा है, इस पर जांच हो। लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई है, ना कोई निगरानी सरकार रखना चाह रही है और ना ही फोन टेप सरकार ने किए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कहा कि एक तरह से सनसनी फैलाने की आदत नेता प्रतिपक्ष को हो गई है। वो झूठा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, सिर्फ ड्रोन से उनके आवास पर ही फिर क्यों निगरानी रखी जा रही है, बाकी विधायकों की निगरानी भी तो हो सकती थी। तो ऐसे में उन्हें गलतफहमी हो गई है। लेकिन जो भी बात है वो इसकी जांच करवाएंगे और खास तौर पर सीबीआई और ईडी को भी पत्र जारी करेंगे कि आखिरकार इस मामले की जांच हो, ये कौन है जो कि ड्रोन के माध्यम से निगरानी रख रहा है नेता प्रतिपक्ष पर। और अगर इसमें कोई पुलिस अफसर भी संलिप्त पाया जाता है तो उचित कार्रवाई उस पर की जाएगी। ये भी आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से बड़े तर्क दिए गए हैं। लेकिन देखिए, इस सबके बीच एक कॉमन बात क्या है, कर्मचारी और विधायक काले बिल्ले बांधकर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। सदन के भीतर भी काले बिल्ले बांधे गए हैं और सदन के बाहर भी काले बिल्ले बांधे गए हैं। आज भाजपा विधायकों ने इस वजह से काले बिल्ले लगाए क्योंकि वो नाराज है विधानसभा अध्यक्ष से। उनका कहना है विधानसभा अध्यक्ष काफी भेदभाव करते हैं और सरकार को पूरी तरह से संरक्षण देते हैं, विपक्ष को उनकी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कोई भी मामला लाया जाता है तो उस पर चर्चा नहीं होती है क्योंकि अनुमति ही नहीं देना चाहते हैं विधानसभा अध्यक्ष, और इसी वजह से ये नाराज थे। हालांकि बड़ा कारण नाराजगी का ये है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने शब्द वापस नहीं ले रहे। जो 6 विधायकों के सर कलम करने की उन्होंने बात कही थी और 3 के सर आरी के नीचे हैं, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। बार बार ये वीडियो दर्शाई जा रही है भाजपा विधायकों की ओर से। और आज इसी बात को लेकर काले बिल्ले लगाकर आफ्टर लंच ब्रेक पहुंच गए सभी भाजपाई सदन में, लेकिन फिर नोकझोंक हुई और उसके बाद नारे लगाते हुए ये वापस आ गए। मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि बात बात पर हंगामा करने की आदत भाजपा को हो गई है। ये सही से किसी बात पर चर्चा करना ही नहीं चाहते, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाना ही नहीं चाहते, बेवजह का कोई भी मुद्दा लेकर आते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत चर्चा मांगते हैं और जब अनुमति नहीं दी जाती है तो 2 या 3 मिनट में ही वहां से नारे लगाकर वापस हो जाते हैं। अगर चर्चा नहीं करनी है तो सीधे तौर पर यह बात कह दे। बार बार इस तरह से वॉकआउट करना, प्रोटेस्ट करना, सदन में अपनी बात ना रखते हुए सीधे नारेबाजी पर आ जाना, आखिरकार ये कब तक चलेगा। इस बार 10 दिन का सत्र इसलिए बुलाया गया था ताकि हर विधानसभा सदस्य को अपनी बात रखने का मौका मिले। ये मुख्यमंत्री की ओर से तर्क दिए गए हैं और विधायकों का ये कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक विधानसभा अध्यक्ष अपने शब्द वापस नहीं ले लेते। आज भी इस पर माहौल गरमाया है, आने वाले दिनों में भी इस पर खूब राजनीति हमें गरमाती हुई नजर आ सकती है। अब कर्मचारियों पर आना चाहेंगे, ये भी काले बिल्ले लगाकर कार्य कर रहे हैं। फिलहाल जो पिछले कल हुआ है वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी। मुख्यमंत्री की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया था कि मंत्री, सीपीएस और मुख्यमंत्री अपने वेतन भत्ते 2 महीने के लिए विलंबित करने जा रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, वित्तीय परिस्थितियां ठीक करनी है तो इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और अब कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पहले भी प्राकृतिक आपदा आई थी, पिछले वर्ष भी प्राकृतिक आपदा आई थी, तब तो कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया। अब जब कर्मचारियों ने डीए एरियर की मांग उठाई है और जोरों से अपनी आवाज कर दी है तो फिर इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। ये कर्मचारी नेताओं की ओर से यहाँ बात सामने आई है। हालांकि सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ और अन्य 4 एसोसिएशंस पर एक्शन भी हुआ है। एक तरह से नोटिस उन्हें जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस रिसीव कर लिया है कर्मचारी नेताओं ने। क्या जवाब दिया जाता है ये देखेंगे, लेकिन कर्मचारी नेता अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि डीए एरियर तो लेकर रहेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। जो ये वेतन और भत्ते 2 महीने के लिए विलंबित किए हैं नेताओं ने, इन्हें तो ये बाद में वापस ले भी लेंगे। लेकिन अब कर्मचारी फिलहाल इस पॉलिटिकल स्टंट
में नहीं आने वाले हैं, यानी कि एक तरह से छलावा अपने साथ होने नहीं देंगे, ये कर्मचारी नेताओं का मानना है। देखिए, बाकी राज्यों में भी काफी ज्यादा चर्चा बढ़ गई है इस निर्णय को लेकर या इस प्रस्ताव को लेकर जो पिछले कल सदन में लाया गया था मुख्यमंत्री की ओर से। और बात ये भी कही जा रही है कि 2 महीने के वेतन भत्ते ये विलंबित करेंगे, यानी कि बाद में तो मिल ही जाएंगे, लेकिन 2 महीने से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियां आखिरकार कितनी ही ठीक हो पाएंगी। कुल मिलाकर ये राशि 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंच रही है और 90,000 करोड़ तक का तो ऋण ही हिमाचल प्रदेश पर हो गया है। इस वक्त प्रभावितों को जितनी मदद की आवश्यकता है वो भी इसमें पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये बड़े सवाल हैं। 2 महीने का वेतन और भत्ता छोड़ रहे हैं, लेकिन फायदा उससे कितना होगा इसके मायने अभी निकाले जा रहे हैं। और समुद्र में एक बूंद मिला दी जाए तो वो मिलाई ना मिलाई एक बराबर ही है, ये भी तर्क यहाँ पर कर्मचारी नेताओं की ओर से दिया जा रहा है। फिलहाल इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट बहुत देखे हैं, लेकिन अब कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे, ये भी कुछ कर्मचारी नेताओं की ओर से स्टेटमेंट सामने आई हैं। हालांकि ये जो सदन में पिछले कल मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रस्ताव रखा है, एक तरह से इस निर्णय को काफी ज्यादा ट्रॉल अभी सोशल मीडिया पर कर्मचारियों की ओर से किया जा रहा है, ये बात हम कहेंगे। आज भाजपाइयों की ओर से 2 बार वॉकआउट किया गया, एक बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया। आफ्टर लंच ब्रेक जब ये सदन के बाहर आ गए थे नारे लगाते हुए, तो उसके बाद फिर सदन को स्थगित कर दिया गया था। अब 2 दिन अवकाश है और सोमवार को ही सदन फिर बुलाया गया है। लेकिन इस बीच 4 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए गए थे जिन पर चर्चा नहीं हो पाई है। ये 4 विधायकों की ओर से लाए गए थे। इसमें विधायक सतपाल सत्ती की ओर से ध्यान आकर्षित किया गया है उस मुद्दे पर जो कि हाल ही में सामने आया था। हमीरपुर में नीट की कोचिंग एक छात्र ले रहा था और इसकी जान चली गई थी पीजी में ही। फिलहाल पीजी मालिक का कहना है कि इसने आत्महत्या की है, लेकिन परिजनों का कहना है कि उसकी कहासुनी कुछ वहां पर पीजी मालिक और अन्य स्टाफ के साथ हो गई थी, जिस वजह से बेरहमी से उसे मारा गया और नीचे फेंक दिया गया है। और 3री मंजिल से फेंकने के बाद अब ये दावा किया जा रहा है, झूठा दावा, कि उसने आत्महत्या की है। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ये सतपाल सत्ती की ओर से आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। दूसरी बात राकेश कालिया की करना चाहेंगे। चिंतपूर्णी मंदिर के लिए जो सड़क मार्ग निकाला जा रहा है उससे स्थानीय दुकानदार परेशान है, इस ओर ये ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं। तीसरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अनुराधा राणा की ओर से लाया गया है, जो लाहौल स्पीति से विधायक हैं, महिला विधायक। इनका ये कहना है कि वहां सिसु पुल पूरी तरह से ढह गया है, तो जल्द से जल्द इसकी मरम्मत होनी चाहिए। इन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा है सिसु पुल की ओर। और चौथा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बलवीर वर्मा की ओर से लाया गया है। इनका कहना है कि लैंडस्लाइड से वहां एक सदन क्षतिग्रस्त हो गया है, जल्द से जल्द इस पर फैसला होना चाहिए। सड़क पर भी यहाँ खतरा एक तरह से मंडरा रहा है, लेकिन चारों पर ही फिलहाल चर्चा नहीं हो पाई है। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा 4 विधायकों की ओर से मॉनसून से तबाही जो हुई है उस पर भी चर्चा होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि आफ्टर लंच ब्रेक ही सदन से उठकर विपक्षी दल चला गया था। इसमें त्रिलोक जम्वाल, बलवीर वर्मा, सुखराम चौधरी और राकेश चंवाल अपनी बात रखने वाले थे, यानी कि प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान पहुंचा है उस पर ये चर्चा करने वाले थे। देखिए, इस बीच कुछ और जानकारियां भी हमारे समक्ष आई हैं। फिलहाल नर्सरी और एलकेजी के लिए अब शर्तें क्योंकि बदल दी गई हैं, 3 साल का जब तक बच्चा नहीं होगा उसकी एडमिशन नर्सरी में नहीं हो पाएगी। ये फैसला पहले ले लिया गया था कैबिनेट में, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पिछले कल ही इस पर अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन जिन बच्चों का दाखिला ऑलरेडी हो चुका था उन्हें 6 महीने की छूट भी इसमें दे दी है, ताकि अगली कक्षा में दाखिला लेने के लिए उन्हें परेशानी ना आए। जैसे नर्सरी के लिए 3 साल की उम्र अनिवार्य की गई है, वैसे ही पहली कक्षा में दाखिला हो सके छात्र का, उसके लिए 6 साल की उम्र यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई है। अगर 6 साल का छात्र नहीं होगा तो पहली कक्षा में उसे दाखिला नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, महज 6 माह की छूट ही दी जाएगी, फिर चाहे नर्सरी में दाखिला हो चुका है या पहली कक्षा में भी दाखिला हो चुका है। और मान लीजिए बच्चे की उम्र 5 साढ़े 5 साल तक की है तो 6 माह की ही उसमें छूट दी जाएगी। यह अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहत है और वर्ष 2027 तक ही ये छूट चलने वाली है, यानी कि अगले 3 साल तक ही ये छूट चलेगी। अब इसके बाद वैसे ही दाखिला नहीं हो पाएगा उन बच्चों का जिनकी एज कम ज्यादा होगी। जैसे 3 साल की होगी उसे ही नर्सरी में एडमिशन मिलेगी और जिस बच्चे की एज 6 साल की होगी उसे ही पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। कोई स्कूल उसके बावजूद भी एडमिशन दे देता है तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोलन जिला के अर्की उपमंडल में एक प्रधानाचार्य फर्जीवाड़े में पकड़ा गया है। हालांकि ये स्कूल में पूर्व प्रधानाचार्य था, यानी कि पहले अपनी
सेवाएं दे रहा था प्रधानाचार्य के पद पर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलेरा में ये मामला सामने आया है, जहां वाटर टैंक का निर्माण करने के लिए इसने सरकार से राशि मांगी, फर्जी दस्तावेज जारी किए और फर्जी रसीद भी जारी कर दी। और उसके बाद पता चल रहा है कि वाटर टैंक सिर्फ कागजों में ही है, हकीकत में बनाया ही नहीं गया है बच्चों के लिए। ये तकरीबन 93,000 तक का फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है। विजिलेंस ने इस पूरे मामले में जांच की है और जो प्रधानाचार्य है और पेंटर है उनके खिलाफ मामला यहां पर दर्ज हुआ है। प्रधानाचार्य के साथ इसमें ठेकेदार और एक पेंटर भी क्योंकि पूरी तरह से मिला हुआ था, मिलकर इन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए और विभाग सरकार को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। वाटर टैंक सिर्फ कागजों में ही रह गया। हकीकत में जब वहां वाटर टैंक की चेकिंग करने के लिए टीम पहुंची तो वाटर टैंक बना ही नहीं था। फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद आगामी कार्यवाही यहां पर शुरू हो चुकी है। इसी तरह से सुन्नी के कोठी में देवदार की अवैध लकड़ी पकड़ी गई है और ये सामुदायिक भवन से देवदार के 15 स्लीपर और 72 तख्त बरामद किए गए हैं। अवैध कटान के आरोप में मंदिर समिति के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है और सुन्नी उपमंडल की ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अब अहम खबर पर आना चाहेंगे हिमाचल सरकार पर, क्योंकि 90,000 करोड़ तक का ऋण हो गया है और अब तक जो ऋण लिया गया है सुक्खू सरकार की ओर से वो आंकड़ा बताया जा रहा है 24,176 करोड़ तक का और इसमें 5,874 करोड़ की देनदारी भी की गई है सुक्खू सरकार की ओर से। फिलहाल हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। यही एक बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओर से और सीपीएस की ओर से 2 महीने का वेतन अभी फिलहाल के लिए छोड़ा जा रहा है, इनकी विलंबित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है अंदाजा आप लगा सकते हैं। 90,000 करोड़ तक का ऋण हो चुका है। 15 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक 24,176 करोड़ का ऋण लिया गया है सुक्खू सरकार की ओर से। फिर उसके बाद का आंकड़ा देखिए क्या कहता है। 15 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक फिर 6,897 करोड़ का ऋण सरकार ने लिया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10,521 करोड़ का ऋण ले लिया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 3,948 करोड़ का ऋण लिया गया है। हालांकि उपरोक्त अवधि के दौरान 5,874 करोड़ का ऋण वापस भी किया गया है और अभी कुल मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए तक का ऋण हिमाचल सरकार पर हो चुका है। हालांकि अभी लिमिट भी बांध दी गई है सरकार पर लोन लेने के लिए, वो 6,600 करोड़ तक की रखी गई है। लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है आने वाले समय में। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी निकालना भी 90,000 करोड़ का ऋण हो चुका है और ये जानकारी हमने अभी तक की पूरी आपको दी है कि कितना अभी तक यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में भी यहाँ आंकड़ा हो चुका है। फिलहाल अगर हम 15 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की बात करें तो 24,176 करोड़ तक का ऋण उसी वक्त यहां पर ले लिया गया था और उसके बाद भी मौजूदा वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 3,948 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 की अगर अलग से जानकारी दे तो 10,521 करोड़ का ये ऋण बताया जा रहा है। तो हालात कुछ ऐसे हैं, बहुत ज्यादा गंभीर है। ऋणी एक तरह से हिमाचल सरकार पूरी तरह से हो गई है। हालांकि पूरे हिमाचल प्रदेश पर ही ये ऋण है, इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि कुछ एक कदम उठाने होंगे, ऐसे कदम जिससे वित्तीय परिस्थितियां हिमाचल की मजबूत हो सके। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो इतना ऋण हुआ है इसे वापस करने पर क्या कदम अभी सरकार उठा रही है। रेवेन्यू जनरेट करने की बात हुई थी, पिछले कल एक आंकड़ा सामने आया था जिसमें ये कहना था कि मुख्यमंत्री का कि शराब के ठेकों की नीलामी जिस तरह से हुई है उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। शराब की नई नीति काफी ज्यादा कारगर इसके लिए साबित हो रही है। लेकिन बाकी के क्या साधन हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, ये विपक्ष भी बार बार पूछता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।